ईमानदार व्यापारी। एक सुबह बादशाह रोज की ही तरह प्रजा की उलझन सुलझाने सभा में अपनी गद्दी पर विराजमान हुए, परंतु आज माहौल काफी शांति भरा और खुशनुमा था। वाह, आज इतनी शांति। लगता है राज्य में किसी को कोई समस्या बची नहीं। मेरी समस्या का समाधान कीजिए महाराज। लो, आ गई समस्या। लोगों ने पलट के देखा तो दो व्यक्ति एक दूसरे से बहस करते हुए आए और बादशाह के सामने आकर खड़े हो गए। इतना शोर क्यों मचाया है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? भूत प्रेत से भी भयानक कुछ देख लिया। एक दोस्त की दुश्मनी देख ली। मुद्दे पर आओ। पहले मत बुझाओ, वो काम बिरबल का है। तभी भोरा पोपटी ने आदर से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं हूँ भोरा पोपटी, इस राज्य का एक व्यापारी, और ये है दोस्त की खाल में एक दुश्मन, छोरा सिंह। अपनी जुबान पर लगाम दो पोपटी, वरना दूंगा एक जोर की चापटी। खामोश, मुद्दे पे आओ, वरना दोनों को डाल दूंगा काल कपटी। मेरा मतलब है काल कोठरी में। महाराज, भोरा पोपटी ने सभा को बताया कि कुछ दिन पहले चोरा सिंह उसके दुकान पर आया और कहा, नील मेरे भाई, दरअसल मैं घी का व्यापार डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मकान खरीदना है। अगर तुमसे सोने की 100 अशर्फिया उधार में मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं तुम्हें सूद समेत 2 हफ्तों में अशर्फिया लौटा दूंगा, और तो और थोड़ा घी भी मुफ्त दूंगा। मुफ्त के घी की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे भाई से भी बढ़ के हो दोस्त, तुम पे मुझे पूरा भरोसा है। ये लो 100 अशर्फिया और मन लगा के घी बनाना। परंतु महाराज, घी के जगह ये मुझे चूना लगा गया। जब मैं आज सुबह इसके पास अपने पैसे मांगने गया तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला, कैसे पैसे? मैंने तो कोई अशर्फिया नहीं ली। ये सुन बादशाह आराम से अंगूर चबाते हुए बोले, पैसे लेने के बाद लोग ऐसे ही पलट जाते हैं, तो हम अचंभित नहीं है, परंतु हम छोरा सिंह की बाजू भी सुनना चाहेंगे। कहो, तुम्हारी क्या कहानी है? महाराज, कहानी तो ये सुना रहा है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच ये है कि दरअसल ये पोपटी मुझ पर जलता है। मेरी तरक्की इसे सह नहीं पाती। फिर भी बचपन का दोस्त होने के कारण जब ये मेरे पास पैसे लेने आया तो मैंने बेझिझक इसे दे डाले। अब जब मैं आज सुबह पैसे लौटाने को कह रहा हूँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे हो चुका है महाराज। ये सुन नील पोपटी भड़का और दोनों में दोबारा तू मैं शुरू हो गई। लेकिन इस बार बीरबल उठ के बोले, अरे अरे, शांत हो जाओ तुम लोग। दोनों में से ईमानदार दोस्त कौन और बेईमान दुश्मन कौन, इसका फैसला कल तक हो जाएगा। ये कहकर बीरबल ने अगले ही क्षण दोनों को घर जाने को कहा। परंतु बीरबल का इतना आत्मविश्वास देख शातिर मंत्री जलन के कारण बोला, वाह वाह बीरबल, बादशाह जिल्ले इलाही की आज्ञा के बिना तुम इस समस्या को सुलझाने के लिए कैसे राजी हो गए? क्या ये इसलिए तो नहीं कि कुछ ही दिन में तनख्वाह बढ़ने का समय आ रहा है और तुम बादशाह के सामने अपने आप को चमकाना चाहते हो? जितना हम बिरबल को जानते हैं, वो कभी कोई काम किसी लालच में नहीं करता। परंतु अगर आप सबको उसकी काबिलियत पर शक है तो हम ये ऐलान करते हैं कि अगर बिरबल ये गुत्थी कल तक नहीं सुलझा पाया तो हम उसकी तनख्वाह अगले 5 सालों तक नहीं बढ़ाएंगे। ये सुन शातिर मंत्री तो जैसे खुशी से फूला नहीं समा पाया और बीरबल के तो पसीने छूट गए। अब तो किसी भी हाल में उन्हें ये गुत्थी सुलझानी ही थी, वरना उनका बहुत आर्थिक नुकसान तो होता ही, साथ ही में समाज में किरकिरी भी हो जाती। अगले ही पल बीरबल अपने एक वफादार नौकर के साथ बाजार में घी खरीदने गए और फिर उन्होंने घी को 2 मखमली थैलियों में डाला और अपने दास से कहा, दास दादा, अब मेरी बात गौर से सुनिए। ये नीली वाली पोटली तुम भोरा पोपटी को और पीली वाली छोरा सिंह को दे देना। उनसे कहना, ईमानदारी से व्यापार करने की वजह से बादशाह ने आप लोगों को उपहार में ये गांव का शुद्ध घी भेजा है। घी अपने पास रखकर उनसे ये मखमली थैलियाँ याद से लौटाने कह देना। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो।
पर आप इन थैलियों का क्या करेंगे राजा बिरबल? आगे आगे देखो होता है क्या। जो हुक्म आपका, हम आपका तोहफा और संदेशा जरूर पहुंचा देंगे। फिर क्या, बीरबल के कहने के अनुसार दास दादा ने घी दोनों व्यापारियों को दिया और उनसे थैली लौटाने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद वो खाली थैलियों के साथ लौटे और बीरबल के हाथों में पोटली थमा कर निकल गए। बीरबल ने दोनों पोटलियों को खोल के देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लो पता चल गया दोस्त कौन है और कौन दुश्मन। अगले दिन दरबार की शुरुआत इसी मसले से हुई और बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछते हुए कहा, कहो बीरबल, कौन है वो लालची व्यापारी? महाराज, वो लालची व्यापारी है छोरा सिंह। ये सुन चोरा सिंह गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या बकवास है? तुम मेरी ईमानदारी पर कैसे शक कर सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दरअसल बीरबल ने दरबार को बताया, कल उन्होंने जब दोनों व्यापारियों को उपहार में शुद्ध घी की पोटलियां भेजी थी, तो उस पे उसने निशान किए हुए एक एक सोने के सिक्के डाल दिए थे। योजना के अनुसार जब दास दादा खाली पोटलियां बीरबल के पास लेकर आए, तब उन्होंने देखा कि भोरा पोपटी की पोटली का सिक्का वही था, जबकि चोरा सिंह के पोटली से वो सिक्का गायब था। इससे साफ जाहिर होता है कि चोरा सिंह की नीयत में खोट है, क्योंकि उसने वो सिक्का लौटाने का नहीं सोचा। नहीं, मुझे कोई सिक्का मिला ही नहीं, ये झूठ है। और उसी वक्त कुछ सिपाही वहाँ आए और एक सिपाही ने कहा, राजा बिरबल, आपके कहने के अनुसार हमने चोरा सिंह के घर जाके तलाशी ली और हमें आपने निशान किया हुआ सिक्का मिल गया और साथ में कुछ और सोने के सिक्के भी मिल गए। ये सुन तो चोरा सिंह समझ गया कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई है और वो घुटने के बल गिर दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। जिसे सुन बादशाह बोले, माफी तो हम तुम्हें दे देते, पर हमें यकीन है कि तुम उसे ईमानदारी से लौटाओगे नहीं। ये सुन सारा दरबार हंस पड़ा और चोरा सिंह को धोखाधड़ी के जुल्म में काल कोठरी में भेज दिया गया। और बीरबल ने आज हमें ये सिखा दिया कि सच्चाई विश्वास की नींव है। गुस्सेल व्यापारी। राज्य में चंदू नाम का एक बेहद गुस्सेल मिजाज का व्यापारी रहता था। अपार संपत्ति का मालिक होने और ऊंचे लोगों से पहचान होने के कारण उसकी दहशत आसपास के लोगों में तो थी ही, पर उसके परिवार वाले भी उसके शब्दों के आगे नहीं जाते। एक दिन चंदू व्यापारी अपने घर भोजन करने बैठा था, तभी खाना चबाते वक्त उसे कुछ एहसास हुआ, जिसके कारण वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी शर्मिला को आवाज लगाई, आजी सुनती हो? अभी के अभी यहाँ आओ। उस वक्त शर्मिला साफ सफाई करने में व्यस्त थी, पर पति की गुस्सेल आवाज सुन वो बेहद चौंक गई और तुरंत वहाँ से दौड़कर भोजन कक्ष पहुँच गई। वहाँ उसने देखा कि व्यापारी मुंह में निवाला और हाथ में एक बाल पकड़कर गुस्से में खड़ा था। क्या हुआ जी? इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? अच्छा, मेरा गुस्सा नजर आता है, पर ये तुम्हारा घना काला बाल जो मेरे भोजन से निकला है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? भोजन का सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो दरअसल ये बाल पता नहीं कैसे आ गया। कैसे पता होगा? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है काम में? इस लापरवाही की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार बाल न आए। इस बार तो मैं इस गलती को अनदेखा कर देता हूँ, पर अगर अगली बार मुझे खाने में छोटा सा भी बाल मिला तो तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा। और तुम्हें तो पता ही है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अब जाओ, अपना काम करो। ये सुन व्यापारी की बीवी डर डर के रहने लगी और तब से जब भी वो खाना बनाती छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखती। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बार जब शर्मिला नहाने के बाद तौलिए से लिपटे बालों के साथ व्यापारी को नाश्ता परोस रही थी, तब बदकिस्मती से एक बाल खाने में गिर गया। व्यापारी ने जब खाने का निवाला उठाया
तो देखा कि लंबा काला बाल वहाँ लटक रहा था। ये देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शर्मिला, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर वापिस एक बाल मुझे मिला तो मैं तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा। ये देखकर शर्मिला के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने तो हर चीज का ख्याल रखा था, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो मैं अभी नाई को बुलाकर लाता हूँ, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। ये कहकर चंदू व्यापारी वहाँ से नाई को लाने निकल गया। डरी हुई शर्मिला ने तुरंत अपने सेवक से कहा कि जाकर मेरे 4 भाइयों से यहाँ आने को कहो, और फिर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ क्षण बाद सेवक ने अपनी मालकिन का संदेशा उनके 4 भाइयों तक पहुँचाया, जिसे सुन वे भी चौंक गए और उनमें से एक भाई बोला, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इस गंभीर समस्या का समाधान तो केवल एक व्यक्ति ही दे सकता है, बीरबल। बीरबल ने उनकी सारी बातें समझकर उस पे विचार किया और बोले, अब एक काम करो, तुम सब एक सफेद कपड़ा लेकर अपनी बहन के घर पहुंचो। तब तक मैं एक ऐसे व्यक्ति को ले आता हूँ जिसे देख चंदू व्यापारी के होश उड़ना तय है। ये सुन चारों अचंभित जरूर हुए, लेकिन बीरबल पे भरोसा होने के कारण कोई संदेह किए बिना वे तुरंत सफेद कपड़ा ले व्यापारी के घर की ओर निकल पड़े। और वहाँ व्यापारी नाई के साथ अपने घर पहुँच गया था और अपनी बीवी के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटे जा रहा था। कुछ देर में चारों भाई भी घर पहुँच गए, जिन्हें देख व्यापारी चौंक गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, जरूर तुम्हारी बहन ने संदेशा भेजा होगा, पर अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें भी तो पता चले, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अब देखो कैसे तुम्हारी घने घुंघराले बालों वाली बहन टकली होती है। फिर क्रोधित व्यापारी ने दरवाजे पर एक लात दे मारी, जिससे दरवाजा टूट गया और शर्मिला अपनी हालत क्या होने वाली है ये सोचकर शर्म से पानी पानी हो गई। उसे बचाने वाला अब कोई नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसी वक्त बीरबल वहाँ हाजिर हो गए, जिन्हें देख व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। ये क्या बीरबल, आप यहाँ कैसे? तभी बीरबल ने बाहर आवाज लगाई और कुछ लोग अंतिम संस्कार का सामान लेके अंदर आए, और आखिर में आया एक जल्लाद, जिसे देख व्यापारी पसीना पसीना हो गया। ये सब क्या चक्कर है, और ये जल्लाद यहाँ क्यों आया है? ये सब तुम्हारे अंतिम संस्कार का सामान है। मतलब ये कि हमें सूचना मिली है कि तुम तुम्हारी धर्म पत्नी को गंजा करने वाले हो, और हमारे गांव के रीति रिवाज के अनुसार महिला के बाल तब अर्पित किए जाते हैं जब उसका पति दुनिया से उठ जाए, और तुम तो अभी तक जिंदा हो। इसलिए ये कार्य पूर्ण करने के लिए मैं इस जल्लाद को ले आया हूँ। खुशकिस्मती से तुम्हारे पत्नी के 4 भाई भी हैं जो तुम्हें कंधा देंगे। चलो तैयार हो जाओ नरक पधारने के लिए, उसके बाद तुम्हारी पत्नी के बाल भी काटने हैं। जल्लाद ने व्यापारी के ओर कदम बढ़ाए, जिसे देख व्यापारी के पांव सुन पड़ गए और वो घुटनों पे गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो बीरबल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दे, आखिरकार तुमने जो बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा। नाई तुम आगे बढ़ो और जल्लाद तुम व्यापारी के पीछे पड़ो। नहीं नहीं बीरबल, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं बाल तो क्या, खाने में भालू भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बोलूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगना है तो अपनी धर्म पत्नी से मांगो। अब उन्होंने जानबूझकर तो बाल की दाल नहीं बनाई थी ना, वो तो बस एक संयोग था जो राज दरबार में भी हो जाता है। ऐसे वक्त हमें अपने प्रियजनों को समझना चाहिए, ना कि सजा देनी चाहिए। और याद रखना, गलतियाँ उन्हीं से होती है जो कुछ कार्य करते हैं। ये सुन व्यापारी का सिर शर्म से झुक गया और वो अपनी बीवी से बोले, मुझे माफ कर दो शर्मिला,
आज से तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। ये सुन सारे लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि क्रोध में हम अपनों का ही नहीं अपना भी नुकसान करवाते हैं। शातिर व्यापारी। राज्य में रेशम सिंह नाम का रेशम के कपड़ों का व्यापारी रहता था। उनका समाज में बेहद मान सम्मान था, जो अन्य व्यापारी को ईर्ष्या से भर देता था। एक बार रेशम सिंह को पड़ोस राज्य से बहुत बड़ा व्यापार का आदेश आया, जिसे देख वो खुशी से फूला न समा पाया। अरे वाह, इतना सारा रेशम चाहिए उन्हें। इससे तो हमारा व्यापार और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तभी वहाँ खड़े उनके मुनीम ने हिसाब किताब बताते हुए कहा, माफ करना सेठ जी, पर हम इस वक्त इतना बड़ा आदेश पूरा नहीं कर सकते। वो क्यों भला? दरअसल हमारा कुछ भुगतान अभी तक आना बाकी है, तो इस वक्त हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने इस आदेश को पूरा करने के लिए चाहिए। कितने पैसे लगेंगे? मेरी गिनती के अनुसार इसे पूरा करने के लिए हमें 8 लाख रुपयों की जरूरत होगी, पर हमारे पास इस वक्त केवल 5 लाख हैं। इस पर व्यापारी ने विचार किया और बोले, एक उपाय है, क्यों न मैं बची हुई रकम किसी से उधार ले लूं, और वैसे भी एक हफ्ते में हमें रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, तो हम उधार जल्द से जल्द चुका भी सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय सोचा है सेठ जी। फिर क्या, रेशम सिंह पैसे उधार लेने एक और व्यापारी मोहन प्यारे के पास गए, जो बेहद शातिर व्यापारी था। इसकी जानकारी रेशम सिंह को तो थी, पर उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। सुनो मोहन प्यारे, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए तुरंत दे सकते हो? मैं तुम्हें अगले हफ्ते ब्याज के साथ लौटा दूंगा। ये सुन मोहन मन ही मन मुस्कुराया। आखिरकार उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी, क्योंकि वो रेशम सिंह से बेहद जलता था और उसे बर्बाद करके राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहता था। मौका देख मोहन तुरंत बोला, मैं आपको निश्चित रूप से पैसा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर खुद आकर पैसे वापस नहीं किए, तो मैं आपके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काट कर ले लूंगा। ये बात सुनकर रेशम सिंह आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा शायद मोहन मजाक कर रहा है, परंतु वो 1 हफ्ते के अंदर राशि वापस देने की स्थिति में थे, तो उन्होंने इस पर कोई बहस ना करते हुए हंसते हंसते शर्त स्वीकार ली। परंतु वो नहीं जानते थे ये कोई मजाक नहीं, बल्कि मोहन की सोची समझी साजिश थी। 1 हफ्ता बीत गया, पर किसी अति आवश्यक व्यवसायिक कारणों के कारण रेशम सिंह को राज्य के बाहर जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने मुनीम से पैसे ले जाने को कहा। ये लीजिए मोहन प्यारे, आपका उधार सूद समेत वापस। लेकिन मोहन ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, व्यवहार के अनुसार रेशम सिंह को ये पैसे चुकाने खुद आना चाहिए था। अब जब वे खुद नहीं आए, तो शर्त के अनुसार उन्हें अपने शरीर से एक मांस का टुकड़ा देना होगा। अब जाओ। ये सुन तो मुनीम बेहद चौंक गए और चुपचाप वहाँ से लौट गए। और जब रेशम सिंह लौटे, तो मुनीम ने सारी जानकारी उन्हें दी, जिसे सुन तो जैसे उनके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैं जानता था मोहन शातिर है, परंतु वो इतना गिर जाएगा कभी सोचा न था। अब तो उसे मैं बादशाह के दरबार में ही मिलूंगा। रेशम सिंह ने दरबार पहुंचकर सारी बात बादशाह अकबर और बीरबल को बताई। ये तो बहुत पेचीदा मामला है। मोहन प्यारे को पेश किया जाए, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। माफ कीजिए जहाँपनाह, केवल सजा देना काफी नहीं होगा। हमें मोहन के मन की ईर्ष्या भी खत्म करनी होगी। वो कैसे? आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले दिन बीरबल ने मोहन को दरबार बुलाया। तब मोहन ने कहा,
क्योंकि रेशम सिंह पैसे लौटाने खुद नहीं आए तो वो शर्त हार गए हैं। अब मुझे पैसे नहीं, उनके मांस का एक टुकड़ा चाहिए। उसके क्रूर इरादे देखकर बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम रेशम सिंह के शरीर से एक टुकड़ा मांस निकाल सकते हो। ये सुन तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने एक चाकू निकाला और रेशम सिंह के और कदम बढ़ाने लगा। लेकिन ध्यान रहे, एक भी रक्त बूंद का ना बह पाए, क्योंकि बात सिर्फ मांस की हुई है, रक्त की नहीं। अगर रक्त बहता है तो तुम्हें इस जुर्म में आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो कहो, शर्त मंजूर है? ये सुन तो मोहन समझ गया कि ये तो मुमकिन नहीं है। उसने तुरंत चाकू फेंक दिया और घबरा कर बोला, नहीं नहीं, बस मेरी राशि वापस दे दो। बिल्कुल नहीं, आपको कानून का पालन करना होगा, वरना आपको सख्त सजा मिलेगी। नहीं, अब तो मैं अपने पैसे वापस भी नहीं चाहता, बस मुझे माफ कर दो। आइंदा जलन के कारण ऐसी बेवकूफी नहीं करूँगा। पैसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेंगे, पर गलती की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। फिर क्या, इस घटिया साजिश के लिए मोहन को काल कोठरी में डाल दिया। और हमने ये सीखा कि गलत इरादों का नतीजा गलत ही निकलता है। विदेशी व्यापारी। हर सुबह की तरह बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था और तभी एक अनजान शख्स दौड़ता हुआ अंदर चला आया। तुम्हारी तारीफ। हुजूर, मेरा नाम जानी ईरानी है और मैं ईरान से यह व्यापार करने आया हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपके देश आके मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। क्या? हमें सारी बात विस्तार से बताओ। जी हुजूर, वो दरअसल। ईरानी व्यापारी ने बताया, जब वो अपना भारी सामान ले सरहद पार पहुंचा, तब लाला लालची नाम का एक व्यापारी उसे मिला, जिसके पास कुछ खाली गधे थे। अरे अरे अरे, इतना भारी सामान इतने कड़ी धूप में तुम कैसे ला कर जाओगे? यह काम करो, मेरे गधा पर अपना कुछ सामान रख दो। आपका बड़ा शुक्रान। ईरानी ने अपना सामान गधों पर डाला और राज्य की ओर बढ़ पड़े। कुछ देर बाद जब वो आगरा राज्य पहुँचे, तो ईरानी ने लाला का दोबारा शुक्रिया अदा किया और अपना सामान लौटाने को कहा, परंतु लाला तो एकदम से पलट गया। अरे वाह, कौन सा सामान? यह सामान तो मेरा है। एक तो मैंने तुम्हारी रास्ता दिखाने में मदद की और तुम मेरे सामान पर ही नजर लगाए बैठे हो। लाला की आवाज सुन वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि लाला जाना माना इंसान था। तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या हुआ लाला, सब ठीक? अब क्या बताऊं? पता नहीं यह कौन व्यक्ति है जो मुझसे मेरा सामान छीनना चाहता है। बुड़बक। अनजान देश में घुसेल भीड़ को देख ईरानी व्यापारी ने मुद्दे को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा और वो वहाँ से दौड़कर भाग निकला। तो इस तरह से मेरे 3000 सोने की मोहर का सामान लूट लिया गया। अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाओ। ये बात सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि मेरे देश के मान सम्मान की भी है। सिपाहियों, अभी के अभी लाला को ले आओ। फिर क्या, लाला को तुरंत दरबार में पेश किया, जिसे देख अकबर गुस्से में बोले, लाला, क्या ये ईरानी व्यापारी सही कह रहा है? तुमने इन्हें बेवकूफ बनाकर इनका सामान हड़प लिया। क्या? भला मैं ऐसा क्यों करूं? उल्टा ये मेरा सामान छीनना चाहता था। वो तो भला हो हमारे राज्य के भली भीड़ का, जिन्होंने इसे घेर लिया और यह व्यक्ति वहाँ से भाग निकला। अब आप ही बताओ, अगर यह सही होता तो वहाँ से भागता क्यों भला? लाला की बात में तो दम है। इसकी बात का यकीन मत कीजिए हुजूर, ये झूठ बोल रही है। फिर क्या, दोनों में तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और बादशाह गुस्सा हो बोले,
खामोश। हमारी जनता पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने के जुर्म में इस ईरानी व्यापारी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। ये सुन तो ईरानी के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई और लाला लालची तो मन ही मन मुस्कुरा उठा। परंतु उसे नहीं पता था कि इसके पीछे बादशाह की सोची समझी योजना थी। फिर क्या, अगले दिन बादशाह ने सारी घटना बीरबल को विस्तार से बताई। तो इसीलिए उसे काल कोठरी में डाल दिया। बाहर रहने से उनकी जान को भीड़ से खतरा हो सकता है। ये तो आपने सही किया, परंतु ये मामला काफी पेचीदा है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सही कहा, पर हम बिना सबूत के किसी बेगुनाह को ये सजा नहीं दे सकते हैं। ऊपर से इस वजह से हमारे रिश्ते ईरान से बिगड़ सकते हैं, तो किसी भी हाल में हमें सच सामने लाना होगा। बीरबल ने इस पर खूब विचार किया, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या को कैसे सुलझाए। और तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर खड़े सेवक पर पड़ी, जो सब्जी वाले के साथ भाव का तोल मोल कर रहा था। जिन्हें देख बीरबल को कुछ विचार आया। टमाटर वाकई काफी महंगे हो गए हैं। अगले दिन लाला लालची व्यापारी ने अपनी दुकान लगाई और वहाँ एक ग्राहक आया और बोला, नमस्ते लाला जी, हूँ गुजरात से आऊँ छू। दरअसल મને कुछ ईरानी रेशम कालीन જોઈએ છે। आने किसी ने बताया कि आप ईरान से माल लाते हैं। हाँ हाँ महोदय, सही कहा आपने। अभी कल ही मैंने ईरान से कुछ रेशमी कालीन लाई है, अभी बताता हूँ। लाला ने अपने सेवक से वही माल लाने को कहा जो उसने जानी ईरानी से लूटे थे। उन कालीनों को देखकर ग्राहक बेहद खुश हो गया और बोला, सरस लाला जी, ये तो एकदम मस्त माल छे। हाँ, ये सारी कालीन मुझे चाहिए। सही सही भाव लगा दो। वैसे तो यह बहुत महंगी है, पर आप इतने दूर से आए हैं, इसलिए आपको ये सारी कालीन केवल 3000 सोने की मोहरे के बदले दे दूंगा। शू 3000? बहु महंगी छे। हूँ तने 500 सोने के मोहरे से ज्यादा एक फुट्टी कोड़ी भी न दे सकूं छे। परवड़ता है तो बोलो, वरना हूँ तो चाय लो। ये सुन लाला विचार करने लगा। शायद मुझे 500 में बेच देना चाहिए। इसमें उस ईरानी व्यापारी का घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, हमारे राज्य में मेहमान को पूजा जाता है, इसलिए आप इसे 500 में ले लो। चलो लाओ पैसे। ये सुन वो ग्राहक बोला, रुपये तो काल कोठरी में मिलेंगे। क्या मतलब? और तभी उस ग्राहक ने अपनी दाढ़ी मूछ निकाली और वो निकला बीरबल। उसी वक्त वहाँ 2 सैनिक भी आ पहुँचे। बीरबल? हाँ मैं तुम्हें ईरानी व्यापारी से लूट और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अरे वाह, क्या सबूत है कि मैंने धोखा दिया है? इस माल को देखो, ईरानी ने बताया था कि इनकी कीमत कम से कम 3000 सोने की मोहरे है, पर तुम इसे इतने सस्ते में इसलिए बेच रहे हो क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई निवेश नहीं है। अब अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना काल कोठरी जाकर तुम्हारा हिसाब किताब करता हूँ। ये सुन लाला व्यापारी का सर शर्म से झुक गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ईरानी व्यापारी को बाइज्जत बरी कर उसके सारे कालीन की कीमत चुकाई गई, ताकि वो हमारे देश से अच्छे अनुभव के साथ जाए। और हमने ये सीखा कि ईमानदारी से किया काम ही सफल होता है। गरीब कुम्हार का सपना। राज्य में बिल्लू कुमार नाम का एक बेहद गरीब कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पर भले ही उसके घर पैसों की लाख दिक्कतें हो, लेकिन वो कभी किसी साहूकार से उधार नहीं लेता, जिसके कारण उसकी पत्नी बिल्लो रानी से अक्सर अनबन हो जाती। मुझे समझ न आ रहा, आखिर एक बार कर्ज लेने में हर्ज क्या है?
त्योहारों का मौसम है, घर खर्च कितना बढ़ गया है। अरे भगवान, इन साहूकारों से पैसे उधार लेना मतलब किसी चक्रवात में कूदने जैसा है। उनकी ब्याज की चक्री इंसान को ऐसी घुमाती है कि सर चकरा जाए है? मेरे पिताजी भी वही गलती की थे जिसके कारण वे चल बसे, और तुम चाहती हो कि वही गलती मैं भी दोहराऊं, है? बिल्लू अपने पैसे की कमी और उधार लेने के डर से इतना चिंतित रहता कि उसकी चिंताएं उसके सपने में भी जगह बना लेती थी। ऐसे ही एक रात उसने सपना देखा कि उसने साहूकार ध्यानचंद से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली है। इसके कारण वो अचानक घबराकर उठ बैठा। नहीं! क्या हुआ जी? कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना सपना था। मैंने देखा कि मैंने साहूकार ध्यानचंद से 100 सोने के मुद्राओं का कर्ज लिया है। हमारे ऐसे नसीब कहा। अब सो जाओ। अब बोलो, इसे पति से ज्यादा पैसों से प्यार है। अगले दिन जब बिल्लू की पत्नी कुएं से पानी निकाल रही थी तो उसने अपने पति के सपने के बारे में अपनी सहेलियों को बताया। उसने चिल्लाकर कहा, सोचो, उन्होंने सपना देखा कि हमने साहूकार से 1-2 नहीं 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली है। अरे 100 तक की तो उन्हें गिनती भी नहीं आती। ये सुन उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से कुछ ने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी कहानी है और घर पहुंचकर उन्होंने इस बात को अपने पतियों के सामने दोहराया, जिन्होंने फिर उसमें और मिर्च मसाला लगाकर अपने जान पहचान वालों को बताया। और इस तरह बिल्लू के उधारी की कहानी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और कुछ दिनों बाद लालची साहूकार दामचंद तक भी पहुंच गई। बिल्लू कुमार, वसूलता हूँ तुमसे ये उधार। उसी वक्त उसने अपनी पगड़ी पहनी और अपनी छड़ी उठाई और बिल्लू के घर की ओर चल दिया। दामचंद को अपने घर की ओर आते देख बिल्लू डर से कांपने लगा। उसने अपनी पत्नी को इशारा करते हुए कहा, वो अरे क्या वो लगा के रखा है, आगे तो बोलो। वो देखो दामचंद, मेरे डरावने सपनों का खलनायक और मेरे पिता की देहांत की वजह। जैसे ही दामचंद बिल्लू के घर पहुंचा, उसने घबराए और चिंतित बिल्लू से कहा, मैं तुम्हें उस पैसों की याद दिलाने आया हूँ जो तुम्हें मुझे वापस करने हैं। ये सुन तो बिल्लू का शरीर मानो जैसे ठंडा ही पड़ गया। पैसे? अरे कैसे पैसे? अरे भैया, मैंने कब लिए? दामचंद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, 100 सोने के मुद्राएं जो तुमने मुझसे सपने में उधार लिए थे। ये बात सारे गांव को पता है। ये सुन बिल्लू तो लगभग बेहोश ही हो गया। बिल्लू की पत्नी रोते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है? वो तो सिर्फ एक सपना था। वो पैसे हम कैसे दे सकते हैं? उधार लेने के बाद सब यूं ही बहाने बनाते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। 1 महीने के भीतर मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ लौटा दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का हुआ था। ये बात कहकर दामचंद तो उठकर चला गया, पर बिल्लू और उसकी पत्नी सिर पकड़कर बैठ गए। अब ये क्या मुसीबत आ गई? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 100 सोने के सिक्कों का। जल्दी कुछ सोचो जी, इस अन्याय का कैसे मुकाबला करे? अब हमें न्याय केवल एक व्यक्ति दिलवा सकता है। बीरबल ना? धत तेरी की, पूरा सस्पेंस तोड़ दिया। चलो अब। बीरबल के घर पहुंचते ही बिल्लू ने अपनी सारी समस्याएं बताई, जिससे सुन बीरबल भी अपना माथा थपका बैठे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? बस अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं बीरबल। तुम चिंता मत करो बिल्लू, बस उस साहूकार को यहाँ बुलाओ। उससे कहो कि उसका कर्ज सूद समेत चुकाने का इंतजाम हो चुका है। कुछ देर बाद जब दामचंद बीरबल के घर पहुंचा, उसने देखा कि बीरबल सोने के सिक्के गिनकर एक मेज पर रख रहे हैं।
जिसे देख उसके मुंह से लालच की लार टपकने लगी। 98, 99 और ये पूरे 100। अरे आओ धामचंद, मैंने पूरे पैसे गिन लिए हैं। बस एक आखिरी काम रह गया है। कैसा काम बीरबल? फिर बीरबल अपने कमरे में गए और वहाँ से एक आईना ले आए, जिसे उन्होंने उस सिक्कों के गुच्छों के पीछे रख दिया, जिसके कारण उन सिक्कों की चमक तो और बढ़ गई। क्या बिल्लू कुम्हार ने सपने में तुमसे सोने के मुद्राएं उधार लिए थे? मेज पर पड़े सिक्कों से अपनी नजरें हटाए बिना दामचंद ने बीरबल को जवाब दिया। हाँ, लिए थे। तो फिर क्योंकि सपनों की चीजें एक माया है, तुम्हारी उधारी का भुगतान भी किसी मायावी तरीके से ही होना चाहिए। इसलिए इस आईने में तुम्हें जो मुद्राओं का प्रतिबिंब दिख रहा है, तुम उसे ले जा सकते हो। ये सुन तो जैसे साहूकार का पैसे से बना सम्मोहन टूट गया। प्रतिबिंबित मुद्राएं? भला मैं वो कैसे ले सकता हूँ बीरबल? कोई तर्क है इस बात में? तो फिर सपनों में ले गए उधार को हकीकत में लेने का क्या तर्क हुआ भला? तुम मुझे वो समझा दो, मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। वो दरअसल वो कुछ नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम बस गरीब कुम्हार के डर का फायदा उठाना चाहते थे। अब चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर लो, वरना तुम्हारा सबसे बुरा सपना मुझे हकीकत में बदलने में देर नहीं लगेगी। ये सुन तो दामचंद डर से कांपने लगा और उसने अपनी किए की माफी मांगी। सजा के तौर पर बीरबल ने साहूकार को असली 100 स्वर्ण मुद्राएं बिल्लू को तोहफे में देने को कहा और अपना सबसे पसंदीदा गाना गाने को कहा। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन चलता है। ये सुन सब हंस पड़े और हमने ये सीखा कि हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।